वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। एज यूजुअल अपनी क्लास जो है एक मोटिवेशन कोट्स के साथ स्टार्ट होती है। पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। बिल्कुल सही कहा कि करना यार आप लोग को ही है। मेरा भी जो स्टार्टिंग का जो मोटिवेशन है वो क्लास तक ही रहता है। उसके बाद तो चीज़ें तो आपको ही करनी पड़ती है, पढ़ना तो आपको ही पड़ता है। और बिल्कुल सही भी है, जब तक आप अपने ऊपर जोर नहीं डालोगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ाई पर नहीं लगाओगे, तब तक ये मोटिवेशन सारे रखे के रखे रह जाएंगे। एक छोटी सी कहावत है ये, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोग को जो हरियाणा के अंदर सीएम थे उनके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग को दी। उसके बाद मैंने आप लोग को पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बताया, लोकायुक्त वगैरह के बारे में बताया। एक दो क्वेश्चन भी थे स्टूडेंट्स के जो डाउट थे, वो भी आज की क्लास के अंदर मैं उनको लूँगा। उससे पहले हम लोग आज की क्लास में देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक हमें कवर करने हैं। बचा हुआ जो पॉलिटी का पोर्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो पोर्शन है जिसमें पंचायत भी आता है, वो हम लोग हरियाणा जीके के अंदर कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं आज की क्लास के अंदर जो टॉपिक अपना रहने वाला है वो है किससे, अपना पंचायत से। देखो पंचायत को लेकर बहुत सारी न्यूज़ रही है हरियाणा के अंदर, जैसे राइट टू रिकॉल को लेकर हो, मिनिमम क्वालिफिकेशन को लेकर हो, तो वो सारी चीज़ें हम लोग आज की क्लास के अंदर समझेंगे। तो पंचायत की अगर मैं बात करता हूँ तो हरियाणा का क्या स्टेटस है वो थोड़ा बहुत जान लेना है। और आज की क्लास के अंदर ही अगर थोड़ा सा टाइम और रहा तो सेंसस ऑफ हरियाणा, हरियाणा की जो जनगणना है 2011 की, उसकी रिपोर्ट भी एक बार हम लोग जान लेंगे, देख लेंगे। तो सेंसस भी करेंगे और ये जो बचा हुआ पोर्शन अपने पॉलिटी का वो भी हम लोग कवर करेंगे। और कुछ एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी जो एग्ज़ाम के अंदर आती है, जैसे सबसे यंगेस्ट एमएलए कौन है, सबसे सीनियर मोस्ट एमएलए कौन है, कितने से कोलिशन पार्टी बनी, ये बेसिक फैक्ट भी आज की क्लास के अंदर कवर करवा दूंगा। तो बने रहिए, देखना एक बार। ये जो पंचायत है, देखो थोड़ा सा मैं आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले तो अथर्ववेद के अंदर पंचायत का जिक्र मिलता है। एक संस्कृत वर्ड है ये पंचायतने, जिसका मतलब ये होता है 5 लोगों का ग्रुप ऑफ 5 पीपल। उसके बाद आगे चलकर आप लोग देखते हो तो विजयनगर एम्पायर के अंदर आयंगर सिस्टम जो आपको दिखाई देगा उनका, वो भी एक तरीके की पंचायती थी। जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, पंचायत की डिमांड जो है, पंचायत की मांग उठती गई। और आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि आर्टिकल 14 जो कि डीपीएसपी का जिक्र करता है, अब वो इन्फोर्सेबल तो है नहीं। अब आर्टिकल 40 कहता है फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। राज्य सरकार निर्देश देगी, डायरेक्टिव्स देगी। ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि ग्राम पंचायत बनेगी ही बनेगी। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हुआ तो उस टाइम से लेकर 73rd अमेंडमेंट तक हमारे पास पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला हुआ। लेकिन हाँ, गांव के अंदर क्या था, इवन हरियाणा के गांव में भी क्या था कि पहले से पंचायत चलती आ रही थी। और ये जो पहले से पंचायत चलती आ रही थी, इसको ही हम लोग एक पंचायत का आज का रूप देते थे। इवन हरियाणा में भी चलती थी पंचायत। देखो ध्यान रखना, खाप पंचायत अलग होती है, कहीं उसको पंचायत के साथ जोड़ दो। तो ये जैसे जैसे चीज़ें चलती गई उसी तरीके से पंचायत बनती गई। एक टाइम पीरियड ऐसा आया कि अब डिमांड उठ गई कि भाई पंचायत वैसे तो प्रॉपरली चल रही है, लेकिन इनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलना चाहिए, संविधान के अंदर दर्जा मिलना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि आर्टिकल 40 तो सिर्फ डायरेक्टिव्स देता है, तो यहां पर उनको क्या मिलना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलना चाहिए। और रूट लेवल डेमोक्रेसी के लिए भी पंचायत जरूरी है। मतलब अगर आपको जमीनी स्तर पर लोकतंत्र लाना है तो आपके लिए पंचायत जरूरी है। एक एग्जांपल देता हूं यार, सिंपल सी चीज है कि हमारे यहां पर यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है। ये यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पर तो बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन गांव की क्या प्रॉब्लम्स है, गांव की क्या समस्या है, वो शायद इन लोगों को ना पता हो, लेकिन पूरे भारत के गांव की समस्याएं एक साथ। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। मेरे गांव की समस्या मैं बता सकता हूं, मेरे गांव की समस्या पड़ोसी का रामलाल नहीं बता सकता। मेरे गांव की जो प्रॉब्लम है उसको मैं अच्छे से जान सकता हूं। तो सेम चीज यहां पर डेमोक्रेसी तो थी, स्टेट गवर्नमेंट को बोल रखा था, लेकिन वो रूट लेवल डेमोक्रेसी नहीं थी, ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी नहीं थी। दूसरा फिर ये भी था कि जो डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, शक्तियों को तोड़ने का जो कॉन्सेप्ट है,
वो भी जब तक लागू नहीं होगा जब तक आप विलेज लेवल तक पंचायत नहीं लेकर आओगे, रूट लेवल पर डेमोक्रेसी नहीं लेकर आओगे। और यही ग्राम स्वराज की जो डिमांड है वही महात्मा गांधी ने भी रखी थी और विनोबा भावे ने भी रखी थी। तो ये इन सारी चीज़ों को देखते हुए, रूट लेवल पर डेमोक्रेसी को देखते हुए जरूरी था कि हम पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दें। वैसे तो पंचायत बनी रही थी, वो तो काम कर ही रही थी अपने तरीके से, लेकिन किसी भी बॉडी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लाना, तब वो एक सुनियोजित तरीके से, एक अच्छे तरीके से काम कर सकती है। अब देखते हैं हम लोग पंचायत का क्या कुछ स्टेटस रहा है। देखो, तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर रही है, क्या कमियां है उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। अगर मैं बात करूं, टाइम टू टाइम पंचायत को लेकर कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं। अब ज़्यादा बातें तो चेतन सर ही करेंगे, मैं तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं पंचायत का, जो हमें हरियाणा के पर्सपेक्टिव में पढ़नी वो जरूरी है आपके लिए। अलग अलग कमेटी बनी, किसको लेकर? पंचायत को लेकर। देखो यहां पर क्या था, पंचायत हम लोगों ने बना रखी थी, हर जगह पर पंचायत थी, पहले से चलती आ रही थी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं था। पंचायत पहले रीति रिवाजों से चलती थी, पहले के पंचों ने पहले जो रूल्स बना दिए उन्हीं के बेसिस पर आज की पंचायत चलती थी। ये कुछ सिस्टम चलता था। आर्टिकल 14 ने डायरेक्टिव्स दे दिए, निर्देश दे दिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो स्टेटस तब भी नहीं मिला। फिर हमने क्या किया, कमेटी बनाई बहुत सारी। कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, उस रिपोर्ट को पढ़ा जाएगा, उसको फिर उसके ऊपर चर्चा होगी और फिर देख सकते हैं कि भारत के पर्सपेक्टिव में जो पंचायत की जो कमेटी है वो किस तरीके से हम लोग लागू कर सकते हैं। तो इसी पर्सपेक्टिव में आपको फर्स्ट कमेटी दिखाई देगी, कौन सी? बलवंत राय मेहता कमेटी, जो कि 1957 में बनी थी और 1958 में इसकी रिपोर्ट आई थी। पहली कमेटी थी तो धुआं उठा दिया था इसने बिल्कुल कि भाई पंचायत में ये होना चाहिए, 3 टियर सिस्टम होना चाहिए, इस तरीके से इलेक्शन होना चाहिए। इसलिए पहली कमेटी को अक्सर फादर ऑफ पंचायत भी कहा जाता है, पंचायत का जनक भी कहा जाता है। ये जो बलवंत राय कमेटी थी, इसी बलवंत राय कमेटी को पहली कमेटी कहा जाता है और ये फादर ऑफ या ओरिजिन ऑफ पंचायत भी है। बलवंत राय मेहता कमेटी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया। इसने कहा कि पंचायत का 3 टियर सिस्टम होना चाहिए। जो आज की जो पंचायत है ना, वो उसकी कुछ रिकमेंडेशन, कुछ क्या ज़्यादातर रिकमेंडेशन किसके बेस पर है? दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ बलवंत राय मेहता कमेटी। वो उनके बेसिस पर हुई थी, ठीक है। तो उस टाइम पे हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि भाई आगे चलकर अगर पंचायत बनेगी तो उनके बेसिस पर होगी। बलवंत राय मेहता कमेटी 1957, 3 टियर सिस्टम बताया, बहुत सारी XYZ बातें बताई, तो वो आप लोग कर लोगे। लेकिन ये जो बलवंत राय मेहता कमेटी है, इसकी रिपोर्ट आई 1958 में। राजस्थान इसकी रिपोर्ट को अडॉप्ट करने वाला पहला स्टेट था और राजस्थान का जो नागौर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर हमारे जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर साहब थे जवाहरलाल नेहरू जी, वहाँ पर उन्होंने विजिट किया और बगदरी गांव पड़ता है वहाँ पर पहली क्या बना दी? पंचायत बने। तो ध्यान रखना, बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट को स्टार्टिंग में किसने अपनाया था? सबसे पहले राजस्थान ने। राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश अपनाता है, कुछ और एक स्टेट के अंदर ये लागू हुई। लेकिन इस बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट में बहुत सारी कमियां थी और उस कमियों को दूर करने के लिए फिर कौन सी कमेटी बनाई जाती है? अशोक मेहता कमेटी। ये ध्यान रखना है, अशोक मेहता है, बलवंत राय मेहता है, अशोक मेहता है। अशोक मेहता कमेटी बनती है। अब देखो एक चीज बता देता हूं, जब दूसरी कमेटी बनती है तो ये सेकंड वाली कमेटी जो लिमिटेशंस रह गई थी कमेटी के अंदर, पहले वाले के अंदर, उनको रिमूव करने के लिए अशोक मेहता कमेटी आई है। तो इसने कहा कि पंचायत में 2 टियर सिस्टम होना चाहिए, पंचायत का एक टेन्योर होना चाहिए, SC ST को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, कुछ ऐसी बातें की किसने? अशोक मेहता ने। ग्राम पंचायत अलग होनी चाहिए, जो न्याय करे, जो जस्टिस करे, वो एक पंचायत अलग होनी चाहिए। उसके अलावा जो विकास करती है गांव के अंदर वो अलग होनी चाहिए, दोनों को एक नहीं रखना चाहिए। तो ये ऐसी कुछ बातें की किसने? अशोक मेहता कमेटी ने। लेकिन क्या हुआ? फेलियर। अशोक मेहता कमेटी भी कुछ ज़्यादा अचीव नहीं कर पाई। और फिर एक चीज़ ये भी थी कि जिस ईयर अशोक मेहता कमेटी की फॉर्मेशन हुई और अशोक मेहता कमेटी की सिफारिश आई, उसी टाइम पे जनता पार्टी की सरकार भी बनी थी, नई सरकार थी। तो शायद ये भी रहा होगा कि कमेटी की रिपोर्ट को लागू ना कर पाई हो। हाँ, कुछ स्टेट ने इसको भी अपनाया था, लेकिन इसमें भी कुछ कमेटी रही। फिर ऐसे चलते चलते GV राव कमेटी बनी 85 में, उसने भी रिपोर्ट दी। ठुंगनू कमेटी 86 में बनी, वो भी रिपोर्ट आती है।
फिर लक्ष्मी मल सिंघवी कमेटी 1986 वाली, इसकी भी कुछ रिपोर्ट्स आती है। अब एक टाइम पीरियड ऐसा आ गया कि हमारे पास 10 कमेटियों की रिपोर्ट्स आ गई, लेकिन पंचायत अब भी नहीं बनी है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला उनको। हाँ, जिन्होंने अपने यहाँ पर पंचायत बना ली वो अपने धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं, काम ठीक ठाक चल रहा है उनका। पंचायत है, न्याय भी कर रही है वही पंचायत विकास भी कर रही है गांव के अंदर, और गांव के लोग भी खुश है, पंच भी खुश है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम किस चीज़ की आई यार, गांव के सरपंच को विकास करना है तो फंड तो चाहिए, घर से तो लगाएगा नहीं। गांव के सरपंच को अगर कुछ विकास करना है तो सपोर्टिव स्टाफ भी चाहिए। अगर गांव के अंदर कुछ काम करना है अच्छे से और अच्छे लेवल पर काम करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। तो ये कुछ कमियां गांव के सरपंच पंचों ने रखी वीडियो के सामने। तो उन्होंने कहा कि साहब जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं होगा तब तक हम आपको फंड भी इतना इशू नहीं कर सकते। तो वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं बनी हुई थी, आज भी वो प्रॉब्लम आपको दिखाई देगी, लेकिन उतनी बड़ी नहीं दिखाई देगी। तो फिर आगे चलकर क्या किया, ठीक है भाई, अब इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देते हैं। 64th अमेंडमेंट 1989 हम लोग आए। ये जो अमेंडमेंट था, ये अमेंडमेंट पास नहीं हो पाया, तो इसकी कोई रिलेवेंस रही नहीं। लेकिन ये इसलिए बता रहा हूं ताकि एग्जाम के अंदर आप लोग को ध्यान रहे कि किस किस तरीके से पंचायत का डेवलपमेंट हो रहा है। 64th अमेंडमेंट 1989 लैप्स हो गया। उसके बाद फिर आया 73rd अमेंडमेंट, और ये जो 73rd अमेंडमेंट है ये रूट लेवल पर डेमोक्रेसी लेकर आता है, और इसने बहुत बड़ा चेंज किया इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तभी से फिर होने लगा, देखो एक टाइम ऐसा भी आया था कि इंडिया के लोग को, भारत के लोग को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आज भी खैर कम ही पता है, पहले तो बिल्कुल नहीं पता था। जब पंचायत आई तो उन्हें पता चला कि हाँ कोई नई चीज़ आई है हमारे पास। ऐसे एक एग्जाम्पल आज भी मैं आप लोग के वाकया बताता हूँ कि 92 के अंदर जब पंचायत आई थी तो हर गांव के अंदर एक हल्ला सा मच गया था कि पता नहीं क्या आ गया। तो कई लोग बोलने लगे नया संविधान आ गया, क्योंकि हमारे लिए तो क्या है यार, जो आसपास की चीज़ें हम लोग देखते हैं वही हमारे लिए संविधान है। हमारे लिए संविधान वो थोड़ी ना कि जो हम लोग पढ़ते हैं या जो पढ़ाते हैं, हमारे लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन वो है जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं, बाकी चीज़ों से तो हमें कोई मतलब है ही नहीं। तो ये फिर फाइनली क्या हुआ, एक अमेंडमेंट आया 73rd अमेंडमेंट। देखते हैं अब इस अमेंडमेंट को। ये जो 73rd अमेंडमेंट है 1992 का, ये क्या करता है, इसको 24th 1993 है भाई, 73 नहीं है, 1993 है। इसको इंप्लीमेंट किया गया कब से, 1993 से। इसलिए आपको ध्यान रखना है जो 24 अप्रैल का डे है वो पंचायत डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। क्योंकि जब आप कोई भी एक्ट पढ़ते हो ना तो उस एक्ट में एक चीज लिखी होती है, क्या, कि एक्ट के पास होने के विदिन 1 ईयर के अंदर हर स्टेट को इसको अपनाना है, अडॉप्ट करना है। लोकायुक्त पढ़ते हो उसके अंदर भी 1 ईयर है, और यहां पर जब आप पंचायत पढ़ते हो तो उसके अंदर भी आपका क्या है, इनैक्टमेंट आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के अंदर या विदिन 1 ईयर उसको इंप्लीमेंट या लागू करना पड़ेगा। तो देखते हैं 24 अप्रैल 1993 को क्या कर दिया गया, पंचायत को लागू कर दिया गया, इस सिस्टम को लागू कर दिया गया। और फिर आगे क्या हुआ, हरियाणा ने इसको कब अडॉप्ट किया, तो कहा कि 1 साल के विदिन 1 ईयर, 1993 विदिन 1 ईयर, तो हरियाणा ने इसको अडॉप्ट किया था 1994 में। इसलिए जब हरियाणा पंचायती राज एक्ट की बुकलेट देखते हो तो वहां पर हरियाणा पंचायती राज 1994 लिखा हुआ है। तो हुआ, अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको स्टेटस मिल गया, तो क्या क्या चीजें इसने ऐड कर दी, आइए वो एक बार देख लेते हैं। एक तो नया पार्ट ऐड किया, पार्ट 9, संविधान में एक नया भाग जोड़ा। अब देखो आप लोग को मैं बता देता हूं, आप मेरे से क्वेश्चन पूछोगे सर पंचायत जो है वो किसका मैटर है, तो पंचायत जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है, स्टेट का मैटर है। जैसे पंचायत के अंदर कोई भी चीज डिसाइड करनी हो तो स्टेट लेजिस्लेशन डिसाइड करेगा, राज्य का विधानमंडल, और आर्टिकल 246 का क्लॉज 3 यही बात तो बोलता है कि स्टेट डिसाइड करेगी कि रूट लेवल पर या पंचायत के स्तर पर क्या क्या चीजें होनी। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, हरियाणा स्टेट ने पंचायत के अंदर अमेंडमेंट किया
बहुत सारी नई चीज़ें लेकर आए। 50% रिजर्वेशन किया वुमेन के लिए, इवन राइट टू रिकॉल की चीज़ें ये लोग लेकर आए, और भी अदर स्टेट ने बहुत सारे एफर्ट्स उठाए हैं। तो वो जो आर्टिकल 246 का क्लोज 3 है वो इस चीज़ की अप्रूवल देता है, इजाज़त देता है। कल की डेट को ओबीसी को भी रिजर्वेशन देना होगा तो स्टेट लेजिस्लेशन डिसाइड करेगा, क्योंकि स्टेट का मैटर है, राज्य का विषय है। तो ये जो पार्ट 9 है लोकल अथॉरिटीज़ के अंदर जो पंचायत है उसका जिक्र करता है, और जाहिर सी बात एक नया आर्टिकल जुड़ेगा, तो इसने जोड़ा आर्टिकल 243, बिल्कुल नया आर्टिकल, और इसमें भी फिर क्लॉज बना दिए ए से लेके ओ तक, और उसमें ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम पंचायत की क्या पावर्स होती है, कैसे इलेक्शन होते हैं, सब चीज़ों का जिक्र किया गया है। मैं उसके ऊपर ज़्यादा कर जाऊंगा नहीं। और पंचायत की क्या शक्तियाँ है, क्या कार्य होंगे, तो जब आप लोग 11 शेड्यूल पढ़ते हो, 11वीं अनुसूची पढ़ते हो, तो उसमें 29 मैटर्स लिखे हुए हैं, 29 सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, और वो जो 29 सब्जेक्ट है दैट विल शो द पावर्स ऑफ पंचायत, वो पंचायत की शक्तियों को दर्शाएंगे। तो ये आप लोग को चीजें ध्यान रखनी है किसके बारे में, 73rd अमेंडमेंट के बारे में। अब एक चीज और आप लोग को बताता हूं, 73rd अमेंडमेंट जो आया वो आया किसका, पंचायत का, और इसके पैरेलली जो 74th अमेंडमेंट आता है, ये 74th अमेंडमेंट ये भी 1992 में आया था। वो अप्रैल में था, ये जून में हो गया था। ये आया किसके लिए, आपका म्युनिसिपैलिटीज के लिए, नगर पालिकाओं के लिए, मतलब शहरी क्षेत्रों के लिए आपका क्या आया, 74th आया। 73rd पंचायत, 74th म्युनिसिपैलिटीज के लिए। इसने क्या क्या चीजें ऐड की वो भी देखेंगे, और हरियाणा में नगर पंचायत कितनी है, नगर पालिका परिषद कितनी है, सबका जिक्र मैं आज की क्लास के अंदर करूंगा। देखते हैं अब आगे, देखना। अब ये जो 74th अमेंडमेंट 1992 है, देखो दो चीजें चल रही है हमारे पास, रूट लेवल डेमोक्रेसी लेकर आनी है, और दोनों को हमने लोकल अथॉरिटीज नाम दे दिया। एक तो हो गई अपने विलेज लेवल पर, गांव के स्तर पर, और एक हो गई आपकी किस लेवल पर, अर्बन लेवल पर, शहरी स्तर पर। अब ये जो गांव होगा, यहां पर हमने 3 टियर सिस्टम को अपनाया है। 3 टियर सिस्टम तब होगा इफ पॉपुलेशन ऑफ स्टेट इज मोर देन 20 लाख। यदि राज्य की जनसंख्या 20 लाख से ज्यादा है तो 3 टियर सिस्टम होगा। पहला टियर, सबसे पहला लोअर लेवल ग्राम पंचायत होगी, जिसके अंदर कुछ पंच होंगे और एक उनका हेड कौन होगा, सरपंच होगा। दूसरा लेवल जो होगा वो आपका होगा कौन सा, जिसको आप लोग ब्लॉक लेवल भी बोल देते हो या मिड लेवल भी बोल देते हो, वहां पर ब्लॉक पंचायत होगी। और तीसरा लेवल होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट पंचायत बोल दो या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बोल दो। 3 लेवल हो गए। ये तभी होगा अगर स्टेट की पॉपुलेशन 20 लाख से ज़्यादा हो। हरियाणा की पॉपुलेशन तो 2,53,51,462 ये है क्या। तो ये जो हरियाणा की पॉपुलेशन है, तो यहाँ पर 3 टियर सिस्टम है। 1994 का हमारे यहाँ पर एक्ट लागू है, वो पूरी की पूरी एक बुकलेट है। ये जो 3 टियर सिस्टम है ये विलेज लेवल पर होगा। गांव लेवल हो गया पहला टियर, दूसरा लेवल हो गया ब्लॉक लेवल, और थर्ड जो हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया। ये बलवंत राय मेहता ने ही इसके बारे में बताया था, लेकिन हाँ उसने इलेक्शन को लेकर थोड़ी अलग बातें की थी, इसने थोड़ी अलग बातें की है। ऐसे ही अर्बन लेवल पर जब आप लोग देखते हो तो अर्बन लेवल पर एक तो आपका होगा नगर पंचायत, हमारे यहाँ उसको म्युनिसिपैलिटी बोलते हैं, नगर पंचायत। दूसरा आपका होगा म्युनिसिपल काउंसिल, नगर पालिका परिषद, और तीसरा आपका होता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसको आप लोग बोलते हो नगर निगम। और हरियाणा के अंदर 10+1 11 नगर निगम है, मतलब एक तो प्रस्तावित वाला जो है, ठीक है। तो ये 3 लेवल हो गए किस लेवल पर, जो कि अर्बन एरिया के अंदर हो गए। तो समझेंगे हरियाणा के बारे में भी। तो देखो ये जो विलेज लेवल है, इसके लिए एक अमेंडमेंट जो आया वो आया 73rd अमेंडमेंट, और नगर अर्बन एरिया के लिए जो आया वो कौन सा अमेंडमेंट आया, 74th अमेंडमेंट। देखो यार, एक चीज की इंपॉर्टेंस तब तक नहीं है जब तक उसको कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेटस ना मिले। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर स्टेटस मिल गया है तो उसको स्ट्रेंथन मिल जाती है, वो पावरफुल हो जाता है।
तो यही चीज हम लोगों ने 1992 के अंदर इन चीजों को देखते हुए किया। अब देखते हैं, समझते हैं। देखो, ये जो 74th अमेंडमेंट है पार्ट 9A को ऐड करता है संविधान में, एक नया भाग जोड़ा 9A। आर्टिकल देखो 243A से लेके O तक तो आपका विलेज गांव पंचायत हो गया, P से लेके Z और फिर Z के भी फिर सब क्लोज बना दिए गए A से लेके G तक। ठीक है, ये क्लोज सब क्लोज आप लोग पॉलिटी के अंदर जान चुके होंगे। ये जो हुआ वो किसके लिए हुआ? ये आपका अर्बन एरिया के लिए, म्युनिसिपैलिटीज के लिए हुआ, नगर पालिकाओं के लिए हुआ। ठीक है, नया आर्टिकल जुड़ा, नया शेड्यूल जुड़ा, 12 शेड्यूल, वहां पर 11 शेड्यूल, ये 12 शेड्यूल, और इसमें कितने मैटर्स है? 18 से। मतलब अगर आपको ये जानना है कि हमारा नगर निगम, हमारा जो नगर पालिका परिषद है वो किस तरीके से काम कर रहा है, उनकी क्या पावर्स है, इन 18 मैटर्स को आप लोग समझ लो तो आप लोग जान जाओगे। तो ये था अपना कौन सा? नगर पंचायत। आगे देखते हैं। देखो, ये हरियाणा के अंदर, हरियाणा का क्या स्टेटस है मैं आप लोग को बता देता हूं। हम लोग हरियाणा पढ़ रहे हैं तो वही जानेंगे। हरियाणा में म्युनिसिपैलिटीज, ये म्युनिसिपैलिटीज जो टोटल है हरियाणा में वो है 57। हालांकि इसको आप जब बुक्स पढ़ोगे तो उसके अंदर 57 बताया ही, 57 के आसपास ही बताया है, ऑफिशियल भी आपको यही मिलेगा। यहां पर इसी म्युनिसिपैलिटीज को नगर पंचायत बोल देते। ये उस रीजन के लिए बनाई जाती है जो ट्रांजिशन होता है। ट्रांजिशन बोले तो शहर, गांव से शहर की तरफ जिसका ट्रांसफर हो रहा जाता है, जिसको एक टाइप का कस्बा भी बोल देते हैं। तो जैसे मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूं वो भी एक टाइप की म्युनिसिपैलिटी है। तो ये तीनों के तीनों अर्बन गवर्नमेंट का पार्ट है। पहला है म्युनिसिपैलिटीज, जो कि पूरे हरियाणा में कितनी है? 57। तो बता देता हूं मैं आप लोगों को, पहले जो है हरियाणा के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो पहले 50,000 पर म्युनिसिपैलिटी डिसाइड होती थी। अब इसकी जो पॉपुलेशन रखी है वो 20,000। मतलब ऐसे ग्रामीण क्षेत्र, और भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाएगी जो शहर की तरफ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। एग्रीकल्चर लैंड वहाँ पर कितना है, उसके अलावा कितने लोग जो है एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं और पॉपुलेशन उसकी कितनी है, तब उसको म्युनिसिपैलिटीज डिसाइड किया जाएगा। तो ट्रांजिशन एरिया के लिए हम लोग म्युनिसिपैलिटी बनाते हैं, या इसको नगर पंचायत भी बोल देते हैं। हरियाणा के अंदर इसको नगर पालिका ही बोलते हैं। ये 57 इसी बेसिस पर डिसाइड हुआ है। अगला आता है म्युनिसिपल काउंसिल, नगर पालिका परिषद। ये पूरे हरियाणा में कितनी है? 21 है। ये उस शहरी क्षेत्र के लिए होगी जिसकी पॉपुलेशन 20,000 से लेकर कितनी है? 3 लाख। ये पहले 5 लाख हुआ करती थी। तो 20,000 टू 3 लाख हरियाणा के अंदर ऐसे एरिया जो कि शहरी एरिया है और पॉपुलेशन कितनी है उनकी? 3 लाख है। तो वहां पर म्युनिसिपल क्या बनाई जाएगी? काउंसिल बनाई जाएगी। और फिर तीसरा सबसे बड़ा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसको नगर निगम कहा जाता है, 10+1 टोटल कितने हैं? 11 है। 11 नगर निगम हरियाणा के अंदर है। अब 11 अगर ऑप्शन में ना दे, हो सकता है पुराने डेटा के हिसाब से पूछ ले, तो आप लोग 10 टिक कर देना। ठीक है, इसलिए मैंने 10+1 लिख दिया। 10+1 11 जो है वो नगर निगम है, और ये अबव 3 लाख, 3 लाख से ऊपर की जो पॉपुलेशन है उनके लिए बनाए जाते हैं। तो हरियाणा के अंदर टोटल कितने? 11। अभी देख लेंगे एक बार कौन कौन से 11। ये तो आपको फिर भी नहीं याद रखने के, इतने याद नहीं होंगे, लेकिन हाँ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के लिए ये 3 लाख से ऊपर के कितने हैं वो ध्यान रख लेना। देखो, एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हरियाणा जीके कुछ नहीं है। आप बाकी जीके के पार्ट्स पढ़ लो, उसको अप्लाई कर दो हरियाणा के अंदर, फैक्चुअल चीजें ध्यान रख लो, बस आपका तैयार हो गया हरियाणा जीके। जितनी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं वो मोर देन इनफ है। इक्का दुक्का क्वेश्चन यहाँ वहाँ का है वो आप फैक्चुअल वैसे ध्यान रख लेना, लेकिन क्लास के अंदर जितना करवाया है उसमें आपका इजीली कवर हो जाएगा और दौड़ेगा भी। तो आप उतना कर लो, काफ़ी है, ज़्यादा टेंशन लेने की आप लोग को जरूरत है नहीं। देखो, 3 लाख से ऊपर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, नगर निगम है 3 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन के लिए। अब ये जो तीनों होते हैं इनके अंदर मेंबर्स होते हैं और इनके हेड को हम लोग मेयर बोलते हैं, और मेयर से नीचे कौन होता है? डिप्टी मेयर।
मेयर और डिप्टी मेयर जो है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के जरिए आते हैं, मतलब हम मेंबर को चुनेंगे, वो मेयर को, और वो लोग उसी में से फिर एक डिप्टी मेयर आएगा। तो यहाँ पर ये सिस्टम आप लोग को दिखाई देगा। पंचायत के अंदर गांव लेवल पर अगर देखा जाए तो गांव के लेवल पर पंच होंगे और हेड होगा सरपंच। अब कॉन्स्टिट्यूशन तो ये बोलता है कि जो सरपंच का इलेक्शन होगा वो स्टेट डिसाइड करेगा कैसे होगा, लेकिन हमारे यहाँ तो जनरली डायरेक्ट होता है, तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है सरपंच का, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन तो ये बोलता है स्टेट डिसाइड करेगा। ब्लॉक लेवल और जो आपका तीसरा लेवल हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल, गांव के लेवल पर बात कर रहा हूँ, कुछ गांव को मिलाकर ब्लॉक, कुछ ब्लॉक को मिलाकर डिस्ट्रिक्ट, ये वाला डिस्ट्रिक्ट को ऐसे नहीं करना है। उसको मिलाकर आप लोग को बता देता हूं, अपना क्या हो गया, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट हो गया। ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट के जो मेंबर होंगे वो मेंबर डायरेक्ट इलेक्शन के जरिए आएंगे, इसलिए जब आप वोट डालने जाते हो तो आप 3 वोट डालते हो, एक सरपंच के, दूसरी ब्लॉक मेंबर की और तीसरी डिस्ट्रिक्ट। हमारे यहाँ पर एक साथ ही इलेक्शन होते हैं जनरली। तो ये जो है उनके जो चेयरमैन होंगे वो भी किस में से, मेंबर में से चुनकर आएंगे। चेयरमैन का इलेक्शन इनडायरेक्ट होगा, सरपंच डायरेक्ट चुना जाता है। तो ये कुछ सिस्टम आप लोग को दिखाई देगा किस लेवल पर, हरियाणा के लेवल पर। आइए मूव करते हैं अब आगे की तरफ। देखो भाई, अब ये आपको ध्यान रखना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन हरियाणा। देखो आर्टिकल 243 के अंदर जब अलग अलग क्लोजेस पढ़ोगे तो वहां पर पंचायत के बारे में पूरा डिस्क्राइब किया गया है। क्वालिफिकेशन अपने यहाँ 2 ही चलती है, या तो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए या फिर गांव का होना चाहिए, ऐसा तो लिखा नहीं हुआ वहां पर। इंडिया का सिटीजन होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, उसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 21। लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है और वो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ऐसा हरियाणा करने वाला सेकंड स्टेट है, किसके बाद, राजस्थान ने। राजस्थान ने 2014 के अंदर ये स्टेप उठाया था, हरियाणा गवर्नमेंट ने इसको 7 सितंबर 2015 को इनेक्ट किया, इस नए अमेंडमेंट को। और जब ये नया अमेंडमेंट इनेक्ट हुआ तो इसको चैलेंज भी किया गया था जुडिशरी के सामने, कोर्ट के सामने चैलेंज भी किया। राजबाला नाम की जो लेडीज़ थी उन्होंने इसको चैलेंज किया था और फिर कोर्ट ने उसको फिर रद्द कर दिया था, कि कहा कि भाई ये कानून ठीक है। कैसे, मैं आप लोग को बताऊंगा छोटी स्टोरी। तो पहले तो देखते कि क्या क्वालिफिकेशन है। देखो राजस्थान ने तो ये भी किया था कि 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, और उसमें बहुत सारे रूल बने हुए थे उन लोगों के, लेकिन उनके ऊपर हम लोग ज़्यादा नहीं जाएंगे, अपना देखते हैं। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th और 8th रखी गई है। मिनिमम एजुकेशन दैट टू कंटेन पंचायत पोल इज क्लास 10th पास फॉर मेन, क्लास 8 पास फॉर वुमेन एंड क्लास 5 फॉर दलित्स। हरियाणा के अंदर जो दलित है उनके लिए 5 है, 8वीं पास वुमेन के लिए है, और मेल के लिए कितनी है, 10th पास है। ये 3 रखी गई है, किस किस के लिए, जिला परिषद, पंचायत समिति और पोस्ट ऑफ सरपंच। पंचायत समिति जो मिड लेवल है, ब्लॉक लेवल है, उसको पंचायत समिति भी बोलते हैं, ठीक है। मस्ट हैव फंक्शनल टॉयलेट इन हिज होम, किसी प्रकार मतलब घर में एक टॉयलेट होना चाहिए, किसी प्रकार का बैंकरप्ट ना हो, बिजली का बकाया बिल ना हो, ये कुछ क्वालिफिकेशन की गई है। तो थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना है कितना क्या किया है। और प्रीलिम्स के अंदर कई बार ऐसे ही क्वेश्चन फंसा देता है और आप कहते हो फिर पता नहीं है कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया। देखो अब मैं आप लोग को बताता हूँ। अब हमने एजुकेशन क्वालिफिकेशन किया यहाँ पर पंचायत के लेवल पर, एक अच्छी बात थी। हरियाणा के अंदर अब भी कुछ सिस्टम चलता आ रहा है। क्या सिस्टम चलता आ रहा है कि आपने कई गांव के अंदर देखा होगा कि वहां पर इलेक्शन नहीं होते, गांव जो वो मिलकर एक व्यक्ति को, जो सबसे बुजुर्ग दिखाई देता है या जो जिसको गांव के सभी लोग राम राम करते हुए चलते अच्छे से, ठीक है, तो एक ऐसा आदमी होता है जो सबके साथ घुल मिलकर अच्छा रहता है, उसको सरपंच बना देते हैं। गांव में एक प्रॉब्लम और दिखाई देती है जिसको बोलते हैं सरपंच पति, कि वहां पर सीट रिजर्व है, इलेक्शन लड़ा है महिला ने, महिला को वोट दी है, प्रचार वगैरह उसने किया है, लेकिन सारी जगह अथॉरिटी किसको मिली हुई है,
पति को मिली हुई है। जैसे आपने इसके ऊपर एक वेब सीरीज भी बनी थी, आप लोगों ने देखा होगा, पंचायत करके एक वेब सीरीज आई थी, उसके अंदर एक्चुअल दिखाया गया कि जिसका नाम चल रहा है वो तो आराम से बैठी हुई, उसका जो हस्बैंड है वो चला रहा है सारी चीजें, और पंचायत सेक्रेटरी आता है तो वो सारी पावर को दिखाता है फिर। तो ये जो है ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। हरियाणा के अंदर कई जगह इलेक्शन नहीं होते, सरपंच पति का कॉन्सेप्ट दिखाई देता है, ये सारी की सारी चीजें हरियाणा में दिखाई देती है। अब हम लोग एक व्यक्ति को सरपंच बना लेते हैं। अब हुआ क्या कि बड़ी प्रॉब्लम आएगी जब ये कर दिया गया। अब आपको पता है कि गांव के जो सरपंच बनते हैं वो जनरली उस कैटेगरी के बनते हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। गांव मिलकर एक व्यक्ति को क्या बना देता है, सरपंच बना देता है, और इलेक्शन भी वही लड़ता था जनरली, या उसके 2-4 ग्रुप के और लगा लो, पढ़े लिखे लोग नहीं आते थे। अब ये बहुत अच्छी बात है कि हरियाणा सरकार ने स्टेप लिया, और इसमें हुआ क्या फिर जब ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन को किया गया, तो भाई बहुत सारे सरपंच ऐसे थे जो सालों दर सालों 2-3 टेन्योर से वेट कर रहे थे कि इस बार इलेक्शन होगा तो हम जीत ही जाएंगे, इस बार 5 साल के बाद 10 साल के बाद इलेक्शन होगा तो हमारी जीत पक्की, और 5 साल पहले ही लग जाते थे। गांव के अंदर सरपंच जो है ना एक मूछों का खेल हो जाता है कि अगर यार इस बार नहीं जीता तो मेरी इज्जत ही नीलाम हो जाएगी। ये हुआ 2015 में जब ये किया, कोर्ट का डिसीजन आया, हरियाणा सरकार ने लिया, तो राजबाला नाम की एक महिला थी, उन्होंने पिटीशन लगाई, और पिटीशन में फिर ये कहा कि जब MP MLA के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप लोअर लेवल पर ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्यों कर रहे हो, इसको हटाना चाहिए, या तो सब लेवल पर करो या फिर यहाँ पर क्यों कर रहे हो आप। तो कोर्ट जो है ना जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेता, उसके जो डिसीजन होते हैं बड़े सोच समझ कर होते हैं। बड़े ही प्यारे तरीके से कोर्ट ने समझाया कि बहन जी MP MLA के लिए या हमारे पार्लियामेंट्री मेंबर के लिए अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन हरियाणा स्टेट ने एक अच्छा कदम उठाया, अच्छा एफर्ट उठाया, और उस एफर्ट को हमें बढ़ावा देना चाहिए। आज के टाइम पे किसी नेशन को डेवलप करने में एक चीज़ सबसे अहम भूमिका निभाती है, वो है एजुकेशन। और अगर आपकी पंचायत ही पढ़ी लिखी नहीं है, हम रूट लेवल से वो काम नहीं करेंगे, तो हम एक नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस में ही रहेंगे, नेशन बन नहीं पाएंगे। तो ये कुछ कोर्ट ने तर्क दिया, और फिर उस याचिका को, उस पिटीशन को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया, और फिर हरियाणा के अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया। अब ये भी दिखाई दिया जब एजुकेशन क्वालिफिकेशन हुआ तो कुछ टाइम के बाद हरियाणा के अंदर प्रॉब्लम क्या आई, ये आई कि जैसे लास्ट टेन्योर में लागू किया, कुछ उन्होंने 10th कर ली, 12th कर ली, और फिर वो लोग इलेक्शन लड़ने के लिए आए। ठीक है, खैर वो तो एक चीज़, अलग चीज़ है, वो तो चलती रहती है। तो ये कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी है। राजबाला नाम से केस हुआ था, इस केस का नाम भी याद रखना, हो सकता है प्रीलिम्स के अंदर ये क्वेश्चन आ जाए। 2015 का ही केस है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। एक फिर बिल लाया गया जिसको कहा गया राइट टू रिकॉल। ये भी काफी अच्छा है। देखो अगर आप जब इंटरव्यू देने जाओ या मेंस के अंदर कुछ आंसर लिखते हो इस तरीके जो हरियाणा के पर्सपेक्टिव में आपको दिखाई दे रहा है, तो पंचायत से रिलेटेड कोई ऐसा टॉपिक आए तो आप ऐसी चीजें डाल सकते हो कि पंचायत ने किस तरीके से जो रूट लेवल डेमोक्रेसी उसको पूरा किया हरियाणा के पंचायत में। तो आप ऐसे एग्जाम्पल डालोगे तो काफी अच्छा होगा। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, राइट टू रिकॉल का। देखो क्या था इसके अंदर, भाई अगर हमें किसी व्यक्ति को अपॉइंट करने का अधिकार है तो उसी व्यक्ति को रिमूव करने का राइट भी हमारे पास होना चाहिए। अब होता क्या है गांव के अंदर, मैं आप लोग को सच्चाई बताता हूं। ये अपना एक गांव है, इस गांव के अंदर इलेक्शन हुआ, सरपंच बन गया। कुछ टाइम तक तो सरपंच ने अच्छा काम किया, 6 महीने 1 साल तक, लेकिन 1 साल के बाद उसको पता चल गया यार कुछ नहीं है गांव के अंदर, अपने आराम से थोड़ा बहुत काम करते रहो, काम चलता रहेगा। अब गांव के अंदर मैं एक चीज और बता देता हूं, आज के टाइम पे सरपंच की पोस्ट पर इसलिए भी आना चाहते हैं क्योंकि उनको धन कमाना होता है, पैसा कमाना होता है। मान मर्यादा इज्जत वो तो है ही, पैसों के पीछे, और ये सच्चाई है, भी आते हैं। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं लेकिन ये है। तो सरपंच को लेकर यहां पर बात आई। तो अगर इन गांव वालों ने सरपंच को चुना है
उसने प्रचार प्रसार किया और उसकी आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर उनको चुना है, तो इनको ही राइट होना चाहिए इनको वापस बुलाने का, रिकॉल करने का। तो ये जो बिल है वो हरियाणा की विधानसभा ने पास किया था, और मैं दाद देना चाहूँगा जो हमारे डिप्टी सीएम साहब हैं, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी, वो बहुत अच्छे अच्छे बिल हरियाणा के विधानसभा में लेकर आते हैं। और हरियाणा के अंदर राइट टू रिकॉल जैसी चीज़ें लाना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि यहाँ पर माना जाता है कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो हरियाणा समाज है, वो आज भी उन्हीं रूल्स पर जी रहा है जो कि ऑर्थोडॉक्स पर चल रहे, रीति रिवाज पर चल रहे हैं। बिल्कुल सच है। देखो, मैं ये जितने भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो मैं अपने गाँव के आसपास देखता हूँ। बाकी अदर उसमें भी जितने भी स्टूडेंट से बात करते हैं वो भी बताते हैं कि सर हमारे यहाँ भी यही प्रॉब्लम है। तो ये जो राइट टू रिकॉल वाला है ये दिखा है। तो विद द इनेक्टमेंट ऑफ दिस बिल पीपल विल गेट द राइट टू रिमूव ए सरपंच और मेंबर ऑफ पंचायत समिति एंड जिला परिषद। ध्यान रखना तीनों शामिल है इसमें, सरपंच भी, समिति, जिला परिषद। अगर वो अपने रूल्स को, अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म ना कर पाए तो राइट टू रिकॉल के अंदर उनको वापस बुलाने का राइट दिया गया है, रिमूव करने का अधिकार दिया गया है। 2/3 मेंबर की वहाँ पर मेजोरिटी होती है। अगर उस मेजोरिटी से वो पास हो जाए तो ध्यान रखना है कि सरपंच को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो ये बिल आया है, बिल पास हुआ है, ध्यान रखना, राइट टू रिकॉल का बिल, जिसके अंदर वापस बुला लिया जाता है। जब ये बिल पे इंट्रोड्यूस किया था हमारे डिप्टी सीएम साहब ने, तो उसी टाइम पे हरियाणा की विधानसभा में लगभग 7 बिल उस टाइम पे इंट्रोड्यूस हुए थे। उसमें 2 चीज़ें और ध्यान रखनी है इसके साथ साथ, राइट टू रिकॉल के साथ साथ, 50% रिजर्वेशन इन द रूरल बॉडीज, 50% रिजर्वेशन होगा वुमेन के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर। और इसने और प्रपोज किया 8% रिजर्वेशन टू द डिसएडवांटेज अमंग द बैकवर्ड क्लास। जो डिसएडवांटेज जो लोग हैं, जो बैकवर्ड क्लास के, प्रपोज किया है, ये वाला तो बिल इंट्रोड्यूस हो गया था, इसके लिए प्रपोज किया 8% के लिए। तो ये भी ध्यान रखना, जो डिसएडवांटेजेड है, जो बैकवर्ड क्लास के, उनके लिए 8% रिजर्वेशन, वुमेन के लिए 50% रिजर्वेशन की इसने बात की। तो 3 बिल इंट्रोड्यूस किए गए थे, राइट टू रिकॉल का 50% का और 8% डिसएडवांटेजेस का। ये आपको हरियाणा के कंटेक्स्ट में ध्यान रखना है। अब मूव करते हैं अगले पोर्शन की तरफ। अब मैं आप लोग को थोड़ा सा ये भी बताना चाहूंगा, सॉरी, इसको पीछे की तरफ ले जाते हुए देखो, आज के टाइम पे सिग्निफिकेंस पंचायत की क्या है वो आपको पता है। आर्टिकल 243 आप पूरा पढ़ोगे तो सारी चीजें उसमें लिखी हुई। लेकिन देखो, बहुत सारे मामले आज भी गांव में ऐसे हैं जो गांव में आपसी झगड़े होते हैं जिसको सरपंच सुलझाता है। गांव का पूरा विकास सरपंच देखता है। गांव के अंदर जो एजुकेशन है उसको लेकर भी सरपंच आगे आता है, मतलब गांव की पंचायत आगे आती है। लेकिन कुछ कमियां भी है, कुछ लिमिटेशंस भी है। रूट लेवल डेमोक्रेसी पंचायत के अंदर अच्छे से दिखाई देती है, लेकिन कुछ कमियां हैं। कमियां क्या है? सबसे बड़ी कमी आज के टाइम पे हरियाणा में जो दिखाई दे रही है वो सरपंच पति की दिखाई दे रही है। और इसके अपोज में राइट टू रिकॉल बिल सबसे अच्छा है। भाई, महिला बैठी हुई है, पति काम कर रहा है, साइन महिला के चल रहे हैं, सामने चेहरा किसका नजर आ रहा है? उसका। तो अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि गांव वालों ने जो वोट दी है, जिस सरपंच को चुना है, उसकी आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर उस महिला के लिए वोट डाली है, और वो महिला काम नहीं कर पाती, इसका पति सामने आता है। तो एक टाइम के बाद जब ये राइट टू रिकॉल इंप्लीमेंट हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो उसमें ये रहेगा कि भाई हमने जिस आइडियोलॉजी से उनको चुना था उस आइडियोलॉजी पर ये लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इनको राइट टू रिकॉल करते, 2/3 मेजोरिटी से पास हो जाएगा और सरपंच को हटा दिया जाएगा। बड़ा ही आसान तरीका है। सरपंच पति वाला कॉन्सेप्ट, सरपंच पति के अंदर जो महिला है वो तो सिर्फ गांव के अंदर तभी आती है जब, जैसे फॉर एग्जांपल किसी के कोई बच्चा हो गया हो तो बुला लिया, चलो भाई अब तो है ना, बुला लेते हैं अपनी मेन सरपंच को, बाकी तो चलते ही रहते। हाँ, बाकी सारे काम वो संभाल रहा है। आपने उस वेब सीरीज के अंदर भी देखा होगा। दूसरा आप लोग को बता देता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आज भी लैक दिखाई देता है, यहाँ पर कमियां दिखाई देती है। तीसरा,
एक मैं और पॉइंट बताना चाहूँ आपको, जो इनसफिशिएंट फंड है कई गांव के अंदर आज भी वो दिखाई देगा। चौथा, आपको करप्शन भी दिखाई देगा पंचायत के अंदर। और करप्शन, सीधे सीधे आरोप लगाते हैं भाई, करप्शन अगर पंचायत है तो आसपास के ऑफिसर्स अधिकारियों के अंदर भी आप लोग को ये चीज़ दिखाई देगी। लेकिन हाँ, जब आप मेंस की आंसर राइटिंग लिखो तो ये नहीं लिखना है आपको करप्शन। हाँ, खाली करप्शन लिख देना, लेकिन एग्जैक्ट खुल के मत बोलना कि हाँ ये चीज़ें हैं, वरना कहेंगे खुद वीडियो बनने जा रहा है और खुद ये सारी चीज़ दिखा रहा है। देखो, क्योंकि ध्यान रखना, जब आप इंटरव्यू देने जाते हो ना, सामने वाला वही बंदा बैठा हुआ है जिसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हो। खैर, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम, सरपंच पति की प्रॉब्लम, इनसफिशिएंट फंड होता है, उस टाइप का विकास गांव के अंदर जिस टाइप का गांव वालों को चाहिए नहीं हो पाता, और एक टेन्योर बीत जाता है, उस टेन्योर के बाद तक जो चीज़ें सुनवाई नहीं होती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम पंचायत की दिखाई देती है। खैर, इसके ऊपर फिर और ज़्यादा डिटेल के अंदर तो आप आगे पढ़ ही लोगे। तो ये कुछ पंचायत को लेकर था। अब हम लोग मूव करते हैं आगे की तरफ। देखो, ये देखना, हरियाणा की स्टेट पार्टी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या क्या टर्म्स होती है, कुछ लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर। और हरियाणा के अंदर जो मेन स्टेट पार्टी है, वैसे तो देखो XYZ पता नहीं कितनी पार्टी हो जाएगी, जो मेन पार्टी है उनके बारे में एक एक बातें ध्यान रख लेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि जो जनरल इलेक्शन हुए हैं किसके, लेजिस्लेटिव असेंबली के, विधानसभा के, उस स्टेट के अंदर 6% ऑफ द टोटल वैलिड वोट, इतना ध्यान रखना। और करके लिखा हुआ या करके, मतलब विधानसभा में जितनी वोट डाली गई है उसका 6% उसने टोटल क्या किया हो, अचीव किया हो, या तो ये हुआ हो, या फिर इसके अलावा एंड इन एडिशन उसने 2 सीटें प्राप्त की हो उस राज्य के अंदर। मतलब या तो टोटल वोट डाली है उसका 6%, या फिर उसने कितनी सीटें प्राप्त की हो, 2 सीटें प्राप्त की हो किसकी, उस इलेक्शन के अंदर। अगला पॉइंट इसमें ये देख सकते हो, या तो ये कंडीशन फुलफिल करता हो, या फिर सेकंड कंडीशन फुलफिल करता हो, मस्ट हैव सिक्योर्ड 6% ऑफ टोटल वैल्यू जनरल इलेक्शन इन द लोकसभा ऑफ द स्टेट एट दैट टाइम। उस राज्य के अंदर जब लोकसभा के चुनाव हुए हो, उस लोकसभा के अंदर जितनी जनरल वोटें पड़ी है, उस वोट का 6% उसने अचीव किया हो, एंड हैव वोन एटलीस्ट 1 सीट ऑफ द लोकसभा। देखो ध्यान रखना, ये विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसके एडिशन में 2 सीट, ये लोकसभा है, इसके एडिशन में 1 सीट ये प्राप्त की हो। अगला देखते हैं, और 3% ऑफ द टोटल सीट्स ऑफ दैट लेजिस्लेटिव असेंबली, 3 सीट विच एवर इज हाइयर, या फिर इनके अलावा भी 3% टोटल सीट प्राप्त की हो। सीट्स की बात हुई है 3%, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और 3 सीट्स विच एवर इज हाइएस्ट, 3% या 3 जो भी ज़्यादा हो वो उसने अचीव किए हो। देखो सिंपल है, 6% विधानसभा में जितने वोट डले उसका 6% अचीव किया, उसके साथ 2 सीटें, एक कंडीशन। लोकसभा की जितनी वोट डाली गई हो उसका 6% या 1 सीट, दूसरा पॉइंट। या फिर 3 सीट्स, या फिर 3% स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का 3% सीट्स, जो भी ज़्यादा हो वो। एक कंडीशन और होती है, वो कौन सी, वो और देखना, ये आपको पीपीटी में नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप इसको आराम से पढ़ लेना। अगला मैं अगर आप लोग को बताऊं, आउट ऑफ एवरी 25 सीट दैट पार्टी हैज वोन एटलीस्ट 1 सीट इन द लोकसभा और एटलीस्ट so many सीट्स इन द लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम द डिवीजन इन द रेस्पेक्टिव स्टेट रिसीव्ड। मतलब ये हुआ कि जो 25 सीट है, हर 25 सीट पर उसने कितनी सीट जीती हो, 1 सीट, और कहां पर, लोकसभा के अंदर, या फिर इतनी सीटें जीतती हो जो उस राज्य के मतलब राज्य के लिए रिप्रेजेंटेटिव के लिए जरूरी हो। एक और हो सकता है, 8% टोटल वैलिड वोट हैव टू बी ऑब्टेन द जनरल इलेक्शन हेल्ड फॉर द लोकसभा और इन द विधानसभा। इस एडिशन को, इस कंडीशन को 2011 के अंदर ऐड किया गया था। तो ये कुछ कंडीशन होती है किसके लिए, स्टेट के लिए। आइए समझते हैं एक बार।
हरियाणा के अंदर बेसिक आप लोग को बता देता हूं मैं। एक तो हरियाणा विकास पार्टी हुई है, 1991 में थी, बंसीलाल ने बनाई थी। देखो हरियाणा की ज्यादातर पार्टी जो है ये वो पार्टी थी जो शुरुआत में, इसमें से कुछ वो थे जिन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट पार्टी बनाई थी कांग्रेस से अलग होकर, लेकिन आगे चलकर फिर ये अपने आप को किसमें मिला लेते हैं, कांग्रेस के अंदर मिला लेते हैं। 2005 के अंदर इसको मर्ज कर दिया गया किसके अंदर, कांग्रेस के अंदर, हरियाणा विकास पार्टी। 91 में बंसीलाल इसके जो थे फाउंडर थे। हरियाणा जनहित कांग्रेस हजका, जो कि भजनलाल की पार्टी थी, और इसको भी मर्ज कर दिया गया था 16-17 में। 16 में घोषणा की थी, 17 से जनरली हो गया था। इसको भी मर्ज कर दिया गया था किसके अंदर, कांग्रेस के अंदर। हजका जो कि आपको दिखाई देगा भजनलाल, और जिसके बेटे जो कुलदीप बिश्नोई हुए वो है। अगला देखते हैं, विशाल हरियाणा पार्टी। ये जो है हमारे राव बीरेंद्र सिंह जी की थी, और इसको मर्ज कर दिया गया था कांग्रेस आई के साथ 1978 के अंदर। राव बीरेंद्र सिंह अहिरवाल क्षेत्र से, इनकी स्टोरी मैंने आप लोग को बताई भी थी। तो इनकी पार्टी कौन सी थी, विशाल हरियाणा पार्टी। ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आप लोगों से हरियाणा के एग्जाम में पूछ लेगा। इनेलो इंडियन नेशनल लोकदल 1996 किसकी पार्टी, देवीलाल की पार्टी। ये जो इंडियन नेशनल लोकदल है ये आज के टाइम पे भी चली आ रही। हाँ, इससे अलग होकर एक पार्टी बनी जननायक जनता पार्टी, जो कि किसकी, दुष्यंत चौटाला की। 2018 के अंदर इसको बनाया गया था। हाँ, लेकिन ये पार्टी ध्यान रखना, जो दुष्यंत चौटाला जी हमारे डिप्टी सीएम है, ये पार्टी चल रही किसके नाम पर, दिग्विजय चौटाला के नाम पर, नाम उनका रजिस्टर्ड है। ये कुछ पार्टी आती जो मेन है वो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। तो क्या कंडीशन होती है एक स्टेट पार्टी के लिए, वो मैंने आप लोग को बता दिया। हरियाणा की 4 पार्टी, वैसे भी और भी बहुत सारी है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये कौन कौन सी है। चलिए अब कुछ और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ध्यान रख लेते हैं। क्या कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है हरियाणा के बारे में। जो 14th लेजिस्लेटिव असेंबली है अभी के टाइम पे एट प्रेजेंट, जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली वो कौन सी है, 14th है। अब यहां से क्वेश्चन जहां तक मेरे को लग रहा है, देखो किसी भी स्टेट का आप एग्जाम उठाकर देखो, चाहे यूपी पीसीएस देखो, आप हरियाणा पीसीएस देखो, राजस्थान पीसीएस देखो, एक आधा क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल फैक्ट की चीज है ये। तो टोटल कितनी सीट है हरियाणा में, 90 सीट है। जो 90 सीट है, जब हरियाणा में इलेक्शन हुए तो 90 सीट में बीजेपी को मिलती है 40, कांग्रेस को 31, जेजेपी को 10, इनेलो को 1, हलोपा को 1, और इंडिपेंडेंट को कितनी मिली, 7 सीट मिली। ये है। अब आपको पता है किसकी सरकार बनी है, कोलिशन पार्टी है, गठबंधन की सरकार है, और उसके अंदर 40 सीट बीजेपी की, 10 सीट जननायक जनता पार्टी की, और 7 सीट किसकी है, इंडिपेंडेंट, जो कि स्वतंत्र है या निर्दलीय, जो है, जो निर्दलीय लड़े हैं, इंडिपेंडेंट लड़े हैं, उनकी। तो ये आज का स्टेटस है 14th लेजिस्लेटिव असेंबली का। अब आगे देखते हैं। अब इसमें ही अगर मैं आज की जो विधानसभा है उसमें हम लोग बात करें तो सीनियर मोस्ट एमएलए कौन है, रघुवीर कादियान। यंगेस्ट एमएलए कौन है, दुष्यंत चौटाला। ये जो रघुवीर की कादियान है, इनकी एज लगभग 78 के करीब हो रही है, और दुष्यंत चौटाला 31 साल के हैं कुली। वुमेन मेंबर टोटल है 9, जिसमें कांग्रेस की 5 है, बीजेपी की 3 है, और जेजेपी की जो कि नैना चौटाला है वो 1 है। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है ये, ठीक है। कई बच्चे, जैसे 1-2 बच्चों का आया भी था कि भाई सर फैक्चुअल ज़्यादा पूछता है, तो चलो भाई इस कॉन्सेप्ट भी कराऊंगा, फैक्ट भी कराऊंगा, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब बढ़ते हैं आगे। देखो अब एक आता है प्रोटेम स्पीकर। ये क्या होता है बात करेंगे। रघुवीर कादियान 78 के करीब एज है इनकी, और ये सबसे सीनियर मोस्ट है, सबसे बुजुर्ग है। तो जाहिर सी बात है पॉलिटिक्स के अंदर भी, राजनीति का भी सबसे ज़्यादा ज्ञान होगा इनको। अब मैं क्यों बता रहा हूँ ये चीज़ें, अभी जानने को मिल जाएगा। अभी के टाइम पे जो हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर से ज्ञानचंद गुप्ता जी है। अब डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा और प्रोटेम स्पीकर रघुवीर कादियान। बताता हूं इनके बारे में, बताता हूं। देखो क्या है,
आर्टिकल 93 जो कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या बोलता है? आर्टिकल 93 लोकसभा स्पीकर का जिक्र करता है। जैसे लोकसभा स्पीकर, सेम ऐसे ही आपको वहां पर प्रोटेम स्पीकर दिखाई देगा, ऐसे ही आपको स्टेट लेवल पर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर दिखाई देगा। लेकिन ये जो प्रोटेम स्पीकर है, इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं मेंशन नहीं किया गया। अब होता क्या है, अब अपना कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि जब भी जनरल इलेक्शन होंगे तो लोकसभा हो या विधानसभा हो, एज सुन एज पॉसिबल, जल्द से जल्द एक स्पीकर को अपॉइंट करेगी और एक डिप्टी स्पीकर को अपॉइंट करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल 5 साल में इलेक्शन हुए तो एक स्पीकर चुना गया और एक क्या चुना गया, डिप्टी स्पीकर चुना गया, 2 चुन लिए गए। एज सुन एज पॉसिबल वर्ड लिखा हुआ है। अब इस एज सुन एज पॉसिबल का मतलब क्या होता है? हो सकता है स्पीकर चुनने में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लग जाए। जैसे मान लो कि आज ही के दिन, मान लो कि आज की तारीख को, कोई भी तारीख मान लो आप, 1 अप्रैल 2021 को हमारी विधानसभा बनी, नई विधानसभा। स्पीकर को अपॉइंट करना है, स्पीकर आ रहा है 5 अप्रैल 2021 को, 4 दिन के बाद। तो क्वेश्चन उठता है कि इन 4 दिन तक लोकसभा स्पीकर की जो चेयर है उसको, लोकसभा को प्रिजाइड कौन करेगा? तो ऐसी कंडीशन में हमने एक पोस्ट बना दी, कौन सी? प्रोटेम स्पीकर। यूनियन लेवल पर इस प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, स्टेट लेवल पर करता है कौन? गवर्नर। सेम वही काम है। जल्द से जल्द विधानसभा स्पीकर को चुना जाएगा। मान लो कि श्री ज्ञानचंद्र गुप्ता जी को चुना गया, ज्ञानचंद्र गुप्ता जी 4-5 दिन के बाद आ रहे हैं, इन 4 से 5 दिन तक ये हमारे टेम्परेरी स्पीकर रहेंगे रघुवीर कात्यायन। जब गवर्नर अपॉइंटमेंट करता है तो गवर्नर जो सबसे सीनियर मोस्ट होता है, जिसको राजनीति का सबसे ज्यादा ज्ञान होता है, उसको ही क्या बनाता है? प्रोटेम स्पीकर। अब रघुवीर कात्यायन जी एक तो एज में भी सीनियर मोस्ट है और राजनीति का भी ज्यादा ज्ञान है, तो इनको क्या बनाया गया? प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। प्रोटेम स्पीकर के 2 ही काम होते हैं। अगर मैं बोलूं कि आज के टाइम पे प्रोटेम स्पीकर, तो ये वर्ड थोड़ा सा जचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि प्रोटेम स्पीकर उसी टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है जब तक नए स्पीकर नहीं आ जाते। स्पीकर आ जाएंगे, प्रोटेम स्पीकर अपना नॉर्मल एमएलए का काम करेंगे। प्रोटेम स्पीकर के 2 काम होते हैं। पहला काम होता है कि लोकसभा है तो वहां के केस में विधानसभा को तब तक प्रिजाइड करेगा जब तक नए स्पीकर नहीं आ जाते। दूसरा काम होता है कि जो मंत्री के अलावा, अदर देन मिनिस्टर, एमएलए को जो शपथ करानी होती है, जो ओथ करानी होती है, वो कौन कराते हैं? प्रोटेम स्पीकर ही कराते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर अभी हमारे कौन है? रघुवीर कात्यायन जी सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर है। अब थोड़ा सा हम लोग फर्स्ट ये भी ध्यान लेते हैं, जो पहली स्पीकर, फर्स्ट फीमेल स्पीकर अपनी कौन रही है? सन्नो देवी। ये क्वेश्चन है ना, देखो ये क्वेश्चन ऐसा कि हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। एचसीएस से लेके स्टेट का कोई अदर एग्जाम हो उसमें पूछा जाता है। पहले मेल स्पीकर कौन बने थे? राव वीरेंद्र सिंह जी बने थे, और मैक्सिमम 3 बार लोकसभा असेंबली के स्पीकर हरमोहिंदर सिंह चड्ढा, और लंबे ड्यूरेशन तक जो इनसे पहले तारा सिंह जी थे वो बने थे। पहले लीडर ऑफ अपोजिशन प्रताप सिंह दौलतपुर, जो पहले विपक्ष के नेता थे वो थे प्रताप सिंह दौलतपुर। पहली फीमेल एमपी स्टेट की वो थी चंद्रावती, और पहली फीमेल एमएलए स्टेट की स्नेहलता हिसार। चंद्रावती जी की अभी हाल फिलहाल में डेथ हुई है, तो ये चंद्रावती जी न्यूज़ में रही थी। मैं आप लोग को करंट अफेयर जब कराऊंगा तो उनकी चीज़ें भी मैं आप लोग को बताऊंगा। ये फर्स्ट है, ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। अब कुछ बेसिक डेटा हम लोग हरियाणा के बारे में बात कर लेते हैं। हरियाणा का बेसिक डेटा देखो। अब ये आप लोग का हरियाणा का एरिया जो है 44,212 स्क्वायर किलोमीटर है। डिवीजन इसके अंदर कितने हैं? 6। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 22 डिस्ट्रिक्ट। सब डिवीजन कितने हैं? 73। तहसील कितने? 93। सब तहसील कितने? 50। विलेजेस कितने? 6848। ऐसे विलेज जहां पर पंचायत है 6212 है। देखो बताता हूं क्या है, ये समझाने के लिए मैंने इसलिए इस स्लाइड्स को यहां पर लेकर आया हूं। 6841 हमारे पास क्या है?
गांव है और ग्राम पंचायत कितनी है हमारे पास 6212 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझना है कि भाई इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि आपने देखा होगा कि कई गांव ऐसे होते हैं कि जहां पर 2 से 3 की मिलकर एक पंचायत बनती है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, हमारे जो पड़ोसी गांव है उस गांव की पंचायत जो है वो दूसरे गांव की पंचायत में शामिल होती है। वो जब वोट डाले जाते हैं, क्योंकि एक प्रकार से गांव तो है वो, मतलब ऑफिशियली हरियाणा ने उसको गांव तो मान रखा है, लेकिन वहां पर पंचायत नहीं है। अब आप कहोगे वो गांव ही क्या जिसमें पंचायत ना हो, बिल्कुल ऐसा होता है। यार देखो, नए इलेक्शन अगर हम लोग कराते जहां पर केवल ही 100 वोटर्स है, उनके लिए BLO ब्लॉक लेवल ऑफिसर लगाना पड़ेगा, एक CRPF CISF इनकी यूनिट लगानी पड़ेगी, इलेक्शन स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन है वो पूरी देखरेख करेगा उसकी, तो खर्चा बड़ा हो जाता है। तो सरकार बोलती कि यार गांव में, छोटा गांव है, तो इनके इलेक्शन जो है बगल के गांव के अंदर, आस पड़ोस के गांव के अंदर करा देते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग को देखने को मिलेगी। तो विलेज गांव हमारे पास 6841 है। हाँ, आज के अकॉर्डिंग देखोगे तो नए गांव काफ़ी बन चुके हैं, 73 के समथिंग डेटा पहुंच चुका है ये 6841 वाला, लेकिन ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है। ग्राम पंचायत कितनी है 6212, 6212 हमारे पास क्या है, गांव पंचायत है। मतलब ऐसे गांव जिनके पास क्या है, पंचायत है। चलिए अब मूव करते हैं आगे की तरफ। अब मैं एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को भी मैं डिस्कस कर लेता हूं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था कि सर आया राम गया राम के बारे में थोड़ा सा आप बता दो, दल परिवर्तन कानून के बारे में थोड़ा सा बता दो। क्योंकि जब मैंने हरियाणा की इमरजेंसी के बारे में थोड़ा पढ़ाया तो वहाँ से फिर बच्चों का सवाल, एक लोकायुक्त वाला भी क्वेश्चन था, वो भी हम लोग बात करेंगे उसके ऊपर भी। तो पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ कौन सा आया राम गया राम। पूरी स्टोरी मैं आप लोग को बता देता हूँ क्या स्टोरी है, और जो 52nd अमेंडमेंट है वो क्या था 10th शेड्यूल का। देखो, हसनपुर एक गांव पड़ता है आज के टाइम पे भी, और ये पड़ता है आज के टाइम पे, यहाँ ये गांव जो जाता है वो गयालाल इस आदमी के नाम से जाना जाता है। राजनीति के अंदर ऐसे बहुत सारे किस्से आपको दिखाई देंगे, जैसे धरती पकड़ का किस्सा भी आपको दिखाई देगा। धरती पकड़ भी काफ़ी फेमस हुआ, हर बार इलेक्शन लड़ते थे। उनके बाद भी भारत की राजनीति के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर हमने बहुत बड़ा चेंज किया, देखना भाई। अब ये जो गयालाल है हसनपुर के, हुआ क्या 1967 में, 66 में हरियाणा बना था, तो तब तक तो इलेक्शन हुए नहीं थे। 67 में हमने इलेक्शन कराए। कितनी सीट के लिए इलेक्शन हुए थे, 81 सीट्स के लिए। ये जो 81 सीट्स हुई, इसमें कांग्रेस को अराउंड 48 सीट्स मिलती है। 16 सीट जो है वो गई थी किसके पास, जो भारतीय जनसंघ था उसके पास गई थी। 3 इंडिपेंडेंट के पास गई थी, और 16 निर्दलीय के पास गई थी। आ, 48 सीट्स थी कांग्रेस के पास, 16 सीट किसके पास चली गई थी, जो निर्दलीय थे उनके पास गई थी, और लगभग 12 सीट जो है भारतीय जनसंघ के पास गई थी, और 3 सीट किसके पास गई थी, जो इंडिपेंडेंट वाले, स्वतंत्र वाले, उनके पास। ठीक है, तो 48 सीट। अब ये ध्यान नहीं रखना कि किसको कितनी सीटें मिली, आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि कांग्रेस के पास 48 सीट आई, इलेक्शन हुए 81 सीट्स को लेकर, और कांग्रेस पार्टी जीत गई, सरकार बना ली। जब सरकार बना ली तो ये जो हसनलाल जी जो थे, हसनपुर जो गांव के जो गयालाल जी जो थे, ये कांग्रेस की सीट से इलेक्शन लड़कर आए थे और ये जीत गए थे। अब जब ये जीते तो हुआ क्या, उसके बाद कुछ टाइम के बाद कांग्रेस की ये जो सरकार थी ये डिसॉल्व हो गई, ये टूट गई। और टूटने का एक रीजन ये था कि कुछ कांग्रेस के एमएलए, कुछ इंडिपेंडेंट वाले, कुछ भारतीय जनसंघ वाले
और निर्दलीय, इन सब ने मिलकर एक यूनाइटेड फ्रंट बना लिया। जब यूनाइटेड फ्रंट इन्होंने बनाया तो क्या हुआ, इन्होंने यूनाइटेड फ्रंट में शामिल हो गए, कांग्रेस की सरकार टूट गई। तो कुछ टाइम के लिए यूनाइटेड फ्रंट में रहे, कुछ दिनों के लिए इनका मन वहां पर, इनके ऊपर प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा बना इस यूनाइटेड फ्रंट के अंदर। इन्होंने क्या काम किया, इसको छोड़कर दोबारा किस में चले गए, ये कांग्रेस में चले गए कि साहब बुला लो, मेरे को गलती हो गई। जब वो कांग्रेस में गए तो आपको सुनकर अचंभा होगा, सिर्फ 9 घंटे कांग्रेस में रुके, फिर छोड़कर यूनाइटेड फ्रंट में आ गए, फिर रुके, 2 से 3 दिन के बाद फिर किसके पास चले गए, कांग्रेस के पास चले गए। और जब ये कांग्रेस के पास चले गए तो उस टाइम पे कांग्रेस ने अपनी मेजोरिटी सिद्ध कर दी थी और राव वीरेंद्र सिंह जी जो थे वो सीएम की शपथ लेने वाले थे। तो राव वीरेंद्र सिंह जी इसको बोलते हैं कि अब ये गया राम नहीं है, अब ये आया राम है, ये अपने घर वापसी कर चुके हैं, तो ये है आया राम। तो दिखाई देगा, कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में गए, यूनाइटेड फ्रंट से फिर कांग्रेस में, फिर यूनाइटेड फ्रंट में, फिर कांग्रेस में। तो ये इसलिए इनको आया राम गया राम कहा जाता है। आया राम ये जो स्टेटमेंट थी राव वीरेंद्र सिंह जी ने दी थी। अब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हुए जिसकी वजह से क्या पास हुआ, जो 10th शेड्यूल है संविधान की, जो अनुसूची है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड की गई। अब देखना है 10th शेड्यूल क्या कहती है। ये 10th शेड्यूल कहती है, देखो होता क्या है, मैं थोड़ा सा आप लोग को समझा देता हूं। इसको ऐड किया गया था 52nd अमेंडमेंट 1985 के द्वारा। अब यार सिंपल सी चीज है, ये 10th शेड्यूल क्या कहती है। आप जब इलेक्शन लड़ते हो तो आपका एक मैनिफेस्टो होता है, आपकी एक आइडियोलॉजी होती है, उसी आइडियोलॉजी पर आप इलेक्शन लड़ते हो और इलेक्शन जीतते हो। आप प्रचार प्रसार करते हो उसी एक आइडियोलॉजी के ऊपर। जनता आपको वोट डालती है वो विचारधारा देखकर, वो आपका चेहरा देखकर। अब होता क्या है कि कोई एक मेंबर एक सीट से इलेक्शन लड़कर आया और वो दूसरी पार्टी में इलेक्शन जीतने के बाद दूसरी पार्टी में जाकर मिल जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यार आपका है ना, आपकी ही विचारधारा पे निष्ठा नहीं है। क्योंकि जब आपको पता है कि जब आप इलेक्शन लड़ते हो तो इस पार्टी को ही आप क्रिटिसाइज करते हो और आगे चलकर आप इसी में शामिल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी निष्ठा के ऊपर सवाल उठाता है कि यार ये कैसा बंदा है कि इसी पार्टी का अपोज कर रहा, अब जाकर उसी आइडियोलॉजी में मिल रहा है। आप इनडायरेक्टली अपोज करते हो, डायरेक्टली तो खैर बोल नहीं सकते इतना। तो ये है। तो अगर कोई इस तरीके से पार्टी छोड़कर जाएगा, अगर आप एक पार्टी की सीट से इलेक्शन जीतकर आए हो और पार्टी के अपोज में वोट डालते हो, पार्टी के दिशा निर्देश को फॉलो नहीं करते और 15 दिन के अंदर अंदर पार्टी ने अगर आपको माफ नहीं किया है, तो ऐसी कंडीशन पे भी आपके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ, दल परिवर्तन कानून लागू हो जाएगा। पार्टी छोड़कर जाना, एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ को ज्वाइन करना, ये एंटी डिफेक्शन में आएगा। दूसरा, पार्टी के खिलाफ वोट डालना, पार्टी के डायरेक्टिव्स को नहीं मानना, दिशा निर्देश को नहीं मानना। एक व्हीप होता है, सचेतक होता है, वो भी चेतन सर आपसे डिस्कस कर लेंगे, वो भी इसमें आता है। आप ये चीज़ें फॉलो कर रहे हो तो आपके ऊपर एंटी डिफेक्शन लागू होगा। 15 दिन के अंदर अगर पार्टी ने माफ़ कर दिया तो अच्छी चीज़ है, नहीं किया है तो एंटी डिफेक्शन लागू हो जाएगा, दल परिवर्तन। एक और चीज़ क्या है इसके बाद, अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, अगर वो नॉमिनेट होने के विदिन 6 मंथ किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन नहीं होगा। अगर 6 मंथ के बाद अगर किसी को ज्वाइन करता है तो वो भी एंटी डिफेक्शन के दायरे में आएगा, दल परिवर्तन के दायरे में आएगा। और दूसरा मैं आप लोग को बताऊं, एक कॉन्सेप्ट आता था स्प्लिट का और एक कॉन्सेप्ट आता है मर्जर का। तो अगर पार्टी के जितने भी मेंबर है, अगर 1/3 मेंबर अगर पार्टी छोड़कर जा रहे तो उसको हम लोग बोलते थे स्प्लिट। अब वो मर्जर वाला कॉन्सेप्ट आ गया, उसको 1/3 को कितना कर दिया, 2/3। अगर 2/3 मेंबर जा रहे हैं तो उसको बोल दिया कि पार्टी मर्ज हो गई है। ठीक है, तो ये कुछ एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड बातें हैं। ध्यान रखना, आप जिस सीट पर इलेक्शन लड़कर आए हो, आपने उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो किया, पड़ोसी को मतलब अपोजिट पार्टी को आपने क्रिटिसाइज किया है,
आपके लिए जनता ने वोट डाल दिया, आप जनता के रिप्रेजेंटेटिव हो और आप इसके खिलाफ जाओगे तो आपके ऊपर एंटी डिफेक्शन लागू होगा। 10 शेड्यूल के अकॉर्डिंग 52nd अमेंडमेंट के अंदर ये क्या हुआ था, ऐड हुआ था। ये सिंपल सी स्टोरी थी किसकी, एंटी डिफेक्शन की। अब क्वेश्चन उठता है कि एंटी डिफेक्शन डिसाइड कौन करता है, तो ध्यान रखना एंटी डिफेक्शन डिसाइड होगा कौन, जो प्रिजाइडिंग हाउस, जो हाउस है उसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर। जैसे लोकसभा है तो लोकसभा का स्पीकर डिसाइड करेगा, विधानसभा है तो विधानसभा का स्पीकर। इनके अलावा हमारे पास, मैं आप लोग को बता देता हूं, एक और आर्टिकल आता है जिसको बोलते हैं आर्टिकल 102 और आर्टिकल 103। ये बात करता है किसकी, डिस्क्वालिफिकेशन की, मेंबर की। जैसे आपने मेंबर की क्वालिफिकेशन पढ़ी होगी, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, 25 की एज पूरी करता हो, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड ना करता हो, ये है। आर्टिकल 102 जो है उनकी डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है कि अगर कोई मेंबर ये कंडीशन है इनके ऊपर हो गया तो वो डिस्क्वालिफाइड माना जाएगा। तो डिस्क्वालिफिकेशन का डिसीजन आर्टिकल 103 बोलता है कि इन डिस्क्वालिफिकेशन, एंटी डिफेक्शन को छोड़कर डिसीजन कौन लेगा, वो लेगा यूनियन लेवल पर प्रेसिडेंट, और स्टेट लेवल पर गवर्नर आता है, और किसकी एडवाइस पर, इलेक्शन कमीशन की एडवाइस पर, यूनियन लेवल पर। और यही जब आप लोग स्टेट लेवल पर करते हो तो स्टेट लेवल पर आपको दिखाई देगा कौन, गवर्नर। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग को थोड़ी ध्यान रखनी किसके बारे में, एंटी डिफेक्शन के बारे में। मैंने आप लोग को आयाराम गयाराम का कॉन्सेप्ट समझा दिया है। हाँ, अभी लोकायुक्त के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर भी उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसके टेन्योर को लेकर, वैसे टेन्योर को लेकर मैं बता देता हूँ। पहले उसका टेन्योर जो है वो 5 ईयर था, 5 ईयर से इंक्रीज करके उसको 8 ईयर किया था, 8 से घटाकर फिर दोबारा कितना किया गया, 5 साल। मिनिमम एज वहाँ पर 45 उसके टेन्योर को लेकर रखी गई है। थोड़ा सा लंबा डिस्कशन चलेगा, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।